Okay, this is systematic literature review. Okay, literature review. What is the literature review? Okay, the general term for the attempts to synthesize the results and conclusion of the two or more publications on a given topic. A review may or may not be the systematic. So whenever we say the literature review, it is simply the reviewing of the past researches which have been published. Okay, so when you read two or more researches and then summarize them and provide a summary of those studies, we call it a literature review on a particular topic. Okay, वो जो सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू इज बिट डिफरेंट थिंग, ठीक है। और वो क्या है, और इसमें जब हम बात करते हैं सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू की, तो या लिटरेचर रिव्यू की, तो दो किस्म, दो तीन इसकी लेवल्स होती हैं, ठीक है। एक होती है कि आप समझें कि एक हम उसको कहते हैं नैरेटिव रिव्यू। नैरेटिव रिव्यू क्या होता है कि इट इज ए ट्रेडिशनल एक्सपर्ट रिव्यू यूजुअली सब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है। कि नॉर्मली नैरेटिव रिव्यू ये है कि जब कोई एक बंदा जो है एक्सपर्ट बंदा होता है और वो अपनी फील्ड के अंदर जो है जो अब तक उसने कंट्रीब्यूशन की है या जो चीज़ें उसने देखी हैं, तो उनके बारे में वो एक रिव्यू जो है वो प्रेजेंट करता है। तो उसको हम जो है वो कहते हैं कि ये एक नैरेटिव रिव्यू है, ठीक है। और उसमें किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर किसी बंदे का, किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन आ जाता है और वो अपना जो है वो रिव्यू जो प्रेजेंट करता है। ये बुनियादी तौर पर एक सब्जेक्टिव असेसमेंट होती है किसी भी एरिया की, ठीक है। सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू और मेटा एनालिसिस दो अलग से टेक्निक्स हैं। बुनियादी तौर पर इनमें दोनों में फ़र्क ये है कि एक जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकल जो है वो डेटा को एनालाइज करता है, यानी कि नरेशन करता है, और ये यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटेटिव एविडेंस जो है वो उसको देखा जाता है मेटा एनालिसिस में, ठीक है। सिस्टमेटिक रिव्यू में क्या होता है, इट इज अ रिव्यू ऑफ अ क्लियरली फॉर्मुलेटेड क्वेश्चन that uses systematic and explicit methods to identify, select, and critically appraise relevant research and to collect, analyze data from the studies that are included in the review. इसमें क्या होता है कि मिसाल के तौर पर जो भी आपका एक रिसर्च क्वेश्चन है, जिसमें आप ये समझते हैं कि जी अगर कोई भी एक एरिया आप सिलेक्ट करते हैं और उस एरिया को आप स्कोप को उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप उस देखें कि इस दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल को आप किसी पर्टिकुलर स्कोप में देखना चाहते हैं, ठीक है। इन दोनों सूरतों में आपके पास एक कंसाइज रिसर्च क्वेश्चन होता है। उस रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर आप ये देखते हैं कि पास्ट में कोई एक पीरियड आप स्पेसिफाई करते हैं, 10 साल का, 20 साल का, जो भी है, तो उसमें आप ये देखते हैं कि कितना लिटरेचर जो है अब तक पब्लिश हो चुका है, और वो क्या जो है वो स्टडीज अब तक इसके ऊपर एविडेंस जो है वो थ्योरेटिकल एविडेंस जो है वो मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीजें हैं कि उसको सिस्टमेटिक इसलिए कहते हैं कि इसमें आप जो सर्च स्ट्रेटजी अख्तियार करते हैं वो आपकी बड़ी एक्सप्लिसिट और बड़ी क्लियर होती है, और उसमें आप अंदाजा कर सकते हैं कि जी जितनी भी रिलेवेंट स्टडीज हैं वो उसमें सारी इंक्लूडेड हैं, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि रह गई हो। जब हम नॉर्मल एक लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो उसमें तो हो सकता है कि बहुत सी ऐसी स्टडीज जो हम जिन तक हम नहीं पहुंच सके वो रह जाती हैं, ठीक है, और वो हमारे स्कोप में अंदर नहीं आती, या बाज़ औक़ात हमसे वो स्किप हो जाती हैं। ये चांसेस होते हैं क्योंकि वो अनसिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यूज होते हैं। मगर जब सिस्टमेटिक की आप बात करेंगे तो उसमें ये जो चांसेस हैं कि किसी रिलेवेंट स्टडीज के रह जाने के या इंक्लूड ना होने के, वो चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो इसमें आप फिर उसको उन स्टडीज को सिलेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को सिलेक्ट करते हुए उसके बेस पे, और उन स्टडीज का आप एक रिव्यू जो है वो प्रेजेंट करते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके पास एक पिक्चर आ जाती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एक रिसर्च क्वेश्चन के मुताबिक कितना काम हुआ, और क्या उसके अंदर जो है वो थीम्स जनरेट होती हैं, और किस लेवल पे जो है वो स्टडीज पब्लिश हुई हैं, और किस किस्म की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और कौन सी चीज़ें लैकिंग है। तो सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यूज का बुनियादी जो मकसद होता है वो यही होता है कि किसी एक पर्टिकुलर लिंक के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और कौन सी चीज़ें लैकिंग है। तो लैकिंग जो चीज़ें होती हैं उसके अगेंस्ट वो फ्यूचर रिकमेंडेशन जो है आपको प्रोवाइड करते हैं। जो मेटा एनालिसिस है ये क्वांटिटेटिव एविडेंस
बुशरा सर कहाँ चले? तो मैं बता रहा था कि जो नैरेटिव रिव्यू है वो इस तरीके से देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल पेश की टेरेंस मिचेल्स की, और इन्होंने इनका 50 इयर्स का एक्सपीरियंस था, और इन्होंने ये एक आर्टिकल लिखा जिसके अंदर इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की फील्ड के अंदर जो जिस तरीके से ये डेवलपमेंट्स हुई हैं लास्ट 50 इयर्स में, वो इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है नैरेटिव रिव्यू की। जब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारे थे, और वो थे क्या नाम है, सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस। ठीक है, तो सिस्टमेटिक रिव्यू में हमने बताया कि इट इज रिव्यू ऑफ क्लियरली फार्मुलेटेड क्वेश्चंस that uses systematic and explicit methods to identify, select and critically appraise relevant researches। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ कि सिस्टमेटिक रिव्यू की क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं। जो मेटा एनालिसिस होते हैं उसके अंदर आपको क्वांटिटेटिव डेटा जो है आपको मिलता है, और आपने देखा ये आपके पास सामने आर्टिकल है लीडरशिप क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन के बारे में, मेटा एनालिटिक रिव्यू। ठीक है, और इसके अंदर भी अगेन वो सेम स्ट्रेटेजी, जो मेथोडोलॉजिकल फॉर्मेट है इनका सेम होता है, जिसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आपको देना पड़ता है, और उसमें फिर आपको फर्दर जो है रिसर्च क्वेश्चंस भी आपने इसमें आइडेंटिफाई करने होते हैं। ठीक है, और उसमें आपने वेरिएबल्स जो है अपने ज़रूर अपने आइडेंटिफाई करने हैं, और क्या नाम है, देखिए ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की बात भी इसमें हो रही है। मेटा एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में बताते हैं कि मेटा एनालिसिस में आपने कौन सी चीज़ें चेक करते हैं। मगर यहाँ पे आपको देखा कि यहाँ पे इन्होंने जो वैल्यूज हैं कोरिलेशंस की और कोवेरियंस की, वो यहाँ पे जरूर ये शो करते हैं। ठीक है, कि इनके दरमियान में क्या लिंक होता है। यहाँ से ये होगा कि अब देखिए ये इनके वेरिएबल थे, और इन्होंने इनका मकसद ये था कि कुछ लीडरशिप के जो स्टाइल्स हैं उनका क्रिएटिविटी और इनोवेशन के ऊपर जो है क्या इम्पैक्ट है। अब यहाँ पे इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के ऊपर अगर आप देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप और क्रिएटिविटी के ऊपर इनको 55 स्टडीज मिली है। ठीक है, और ट्रांजैक्शन लीडरशिप स्टाइल के ऊपर इनको 12 स्टडीज मिली है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें अथेंटिक लीडरशिप के ऊपर उनको 16 स्टडीज मिली है क्रिएटिविटी के ऊपर, और सर्वेंट लीडरशिप के ऊपर 11 मिली है, और यहाँ पे एथिकल लीडरशिप के ऊपर 15 मिली है, और यहाँ पे एम्पावरिंग लीडरशिप के ऊपर 22 मिली है, हम्बल लीडरशिप के ऊपर सिर्फ 4 मिली है, और एंटरप्रेन्योरल लीडरशिप के ऊपर सिर्फ 3 मिली है, और लीडर मेंबर एक्सचेंज के ऊपर उनको 39 मिली है, और ये जो है दूसरी यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा इनको स्टडीज कहाँ पे मिली है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के ऊपर। यानी क्रिएटिविटी के कॉन्सेप्ट में अगर जो लीडरशिप स्टाइल सबसे ज्यादा पॉपुलर है कौन सा है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप। अगर आप यहाँ पे इन्होंने ये चीजें हैं कि स्टडीज कितनी पब्लिश हुई है, मगर यहाँ से इनकी स्ट्रेंथ का पता जो है वो सिर्फ यहाँ से आपको मिलता है इस वैल्यू से। ठीक है, आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो इनकी वैल्यूज हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखें आज किसको शो करता है के नंबर ऑफ कोरिलेशन, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट, आर सैंपल वेटेड मीन, पी करेक्टेड पॉपुलेशन कोरिलेशन, और हाँ पी के बारे में। ठीक है, अगर आप इसको देखें पी वैल्यूज को, यहाँ पे पी को, ठीक है जी जी नजर आ रहा है आपको। तो आप ये देखें ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप और क्रिएटिविटी का जो है जो पी वैल्यू है वो क्या है 0.31 है। ठीक है, ये इसकी जो पॉपुलेशन करेक्टेड आप समझेंगे कोरिलेशंस हैं। ठीक है, जबकि अथेंटिक लीडरशिप की और क्रिएटिविटी के दरमियान में क्या है, पी 47 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने ये बताया था, यहाँ पे देखें इनका लिखा हुआ है कि authentic leadership had significantly larger association than transformation leadership, benevolent, humble and supportive, authoritarian and destructive leadership। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये पता चल जाता है अगर आप देखें कि अगर आप इसका सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू के हिसाब से सिर्फ सब्जेक्टिव अगर हिसाब से अगर आप चेक करें तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप जो है क्रिएटिविटी में ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि 55 स्टडीज पब्लिश हुई हैं, और एज कम्पेयर टू दोस्त कि जी यहाँ पे अथेंटिक लीडरशिप सिर्फ 16 स्टडीज पब्लिश हुई हैं, तो 55 वाला तो ज्यादा पॉपुलर हुआ ना। मगर अगर आप यहाँ पे जब वैल्यूज देखते हैं, ठीक है, तो वैल्यूज के हिसाब से हमें पता चलता आपने है आंसर नहीं दिया। अथेंटिक लीडरशिप जो है इट इज मोर पावरफुल
in predicting creativity. Then other leadership style like transformational leadership, transactional, और क्या नाम है ये सर्वेंट एंड अदर्स, ठीक है, क्योंकि इनकी जो पी की जो ये जो है इनका जो कोरिलेशन है ये ज्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन करेक्टेड कोरिलेशन। जी आप कुछ पूछना चाह रही हैं जवेरिया? यस सर, मैंने पूछ लिया, आपने आई थिंक सुना नहीं। जी बोले बोले। सर मैं आपसे कह रही थी जो ये जो आप कर रहे हैं सर, ये तो न्यूमेरिक डेटा है ना सारा, ये तो चैप्टर 4 जो होता है डेटा एनालिसिस उसका पार्ट है ना, ये लिटरेचर रिव्यू में हम ये सब चीजें ऐड करते हैं क्या? आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं है मेरा ख्याल है, या मैं आई एम सॉरी कि मैं समझा नहीं सका हूँ। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना यहाँ पे जो यहाँ मौजूद है। मैंने पहले आपको नैरेटिव रिव्यू की एग्जांपल दी, फिर आपको सिस्टमेटिक रिव्यू की एग्जांपल दी, फिर आपको मेटा एनालिसिस की एग्जांपल दी। yes, ये बताना चाह रहा था कि नैरेटिव रिव्यू में क्या होता है। यस सर, आप बता रहे हैं इसमें आप सुने थोड़ा सा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नैरेटिव रिव्यू में ये होता है कि जस्ट एक्सपर्ट रिव्यू होता है, ठीक है, एक एक्सपर्ट का रिव्यू देते हैं। तो मैंने उसमें आपको जो है यहाँ पे ये एक मिचेल्स की एग्जांपल दे दी कि जी ये देखें ये एक्सपर्ट रिव्यू है, ठीक है। फिर दूसरी जो हमने बात की थी, और ये देखें दोबारा मैं ये, और यहाँ पे जो सिस्टमेटिक रिव्यू के लिए मैंने आपको एग्जांपल किसकी दी, ये इसकी दी, ये सिस्टमेटिक रिव्यू है, ठीक है। और सिस्टमेटिक रिव्यू में मैंने कहा कि जस्ट सब्जेक्ट टू एवोल्यूशन होती है इसमें, और थियोरेटिकल एनालिसिस आप करते हैं, और थीम जनरेट होती हैं जो आपको पता चलता है कि जी क्या मतलब है, थियोरेटिकली क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या लैकिंग है। जबकि जो मेटा एनालिसिस है, मेटा एनालिसिस की हमने डेफिनेशन बताई, क्वांटिटेटिव एविडेंस प्रोवाइड करता है, और इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज होते हैं, और इसमें आपको प्रिसाइज कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं ताकि पता चले कि कौन सा इफेक्ट किस इफेक्ट से ज्यादा। सर ये जो कैलकुलेशंस का बता रहे हैं ये तो सारा एनालिसिस होता है जो कि अलग चैप्टर में आता है, इसको लिटरेचर रिव्यू में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं इन चीजों को? अच्छा देखें, जब आप थीसिस लिखते हैं ना तो लिटरेचर रिव्यू में हम मेटा एनालिसिस को या इस क्वांटिफिकेशन को एनालाइज नहीं करते हैं, मगर यहाँ से सिर्फ हमें ये पता चलता है कि जो है वो कौन से वेरिएबल्स जो हैं उनका लिंक कितना स्ट्रांग है दो वेरिएबल्स के दरमियान में। अगर उनके ऊपर मेटा एनालिसिस पब्लिश हुए होते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें आती हैं आपको, ठीक है। बाकी जो लिटरेचर रिव्यू है, वहाँ जो आप अपनी थीसिस में या प्रपोजल में लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं तो वहाँ आप तो वो फिर अपना लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं ना, और वो जो अपना आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं उसमें हो सकता है कि आप सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू को भी फॉलो कर सकते हैं और मेटा एनालिसिस को भी फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो ज्यादा लेवल की जो थीसिस लोग लिखते हैं तो वो उससे पहले उन वेरिएबल्स के ऊपर या उस फ्रेमवर्क के ऊपर सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू कर लेते हैं, तो उस हिसाब से उनको जो है ज्यादा आसानी हो जाती है प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मगर अगर आप सिंपल लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं अपनी थीसिस के लिए, डिसर्टेशन के लिए, आर्टिकल के लिए, तो वहां आप डिफरेंट स्टडीज को साइट करते हैं। आवाज मेरी बंद हो गई थी शायद, है ना। तो इवन स्टडीज में कि जी देखिए कोविड को ही देख लें तो कोविड के दो जो हैं वेव्स गुजर चुकी हैं ना, गुजरी हैं, अब हम सेकंड वेव में जा रहे हैं, और फिर हम एक और भी यूके में आपको पता है उसका एक सेपरेट वेरिएंट आया है और उसमें और ज्यादा थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया है। तो अब ये यहाँ पे आप ये चीजें देख सकते हैं कि अगर ओवरऑल अगर आप ये लिटरेचर रिव्यू करना चाहें कि जी कोविड के हवाले से और इवन स्टडीज के हवाले से मुख्तलिफ मुल्कों में क्या क्या जो है वो रिजल्ट्स पब्लिश हुई हैं, किस तरीके से पब्लिश हुई हैं, तो उनका आप जो है एक सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू कर सकती हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ जो लिटरेचर आपके सामने मौजूद हो उस सारे लिटरेचर को आप समराइज करके तो आप उसमें से हमें फाइंडिंग्स बता सकती हैं कि क्या क्या दूसरे मुल्कों में या किस किस्म की स्टडीज हुई हैं और उनकी क्या क्या फाइंडिंग्स हैं या उनकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो ये एक किस्म का आप लिटरेचर रिव्यू डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू ये होता है कि आप एक सेपरेट स्टडी है जिसमें आप सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू ऐसा है कि एक सेपरेट स्टडी है जिसमें आप जो ऑलरेडी पब्लिश स्टडीज हैं उनको आप समराइज करते हैं, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री में अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पर जो है वो कहा जाता है कि दी एस्ट्रोनॉमर्स जो थे दे क्लेम टू बी द फर्स्ट यूजर्स ऑफ दिस मेथड, ठीक है।
और क्योंकि वो स्टडीज़ को और लिटरेचर रिव्यूज करते थे। उसके अलावा हेल्थ सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा जो है वो सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यूज किए गए हैं, और स्पेशली 1980s और उसके बाद में। और फर्स्टली जो हेल्थ केयर रिसर्चर्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा सिस्टमेटिक रिव्यूज किए हैं, न सिर्फ मगर अब ये भी कहा जाता है कि ये टर्म जो है क्वीन इन्होंने की है। ठीक है, आज भी अगर आप मेडिकल की रिसर्चेज में देखेंगे आपको सबसे ज़्यादा सिस्टमेटिक रिव्यूज जो मिलेंगे। SR became a significant tool for the evidence-based medicine or evidence-based practices। ठीक है, और क्योंकि अगर आप देखें कि अगर किसी एक पर्टिकुलर मेडिसिन की एफिकेसी के बारे में आप बात करते हैं तो एक स्टडी के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप एक स्टडी पे रिलाई करोगे तो हो सकता है कि उनकी एफिकेसी लेवल जो है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कहीं इन्फ्लेटेड हो या डिफ्लेटेड हो। ठीक है, जब आप एक से ज़्यादा स्टडीज़ को जो है वो कलेक्ट करके और फिर उनको आप चेक करके एनालाइज करके फिर आप बात करते हैं तो फिर क्या होता है, आपके पास एक ट्रू पिक्चर आ जाती है कि मुख्तलिफ वक्त में इस डिजीज के ऊपर इस मेडिसिन की क्या एफिकेसी रही है, तो आपके पास एक ट्रू पिक्चर सामने आ जाती है। तो सिस्टमेटिक रिव्यू जो है आपको एक ब्रॉडर व्यू किसी चीज़ के बारे में बताती है। तो ये आप समझें कि मेडिकल की फील्ड में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के हवाले से जो है वो ज़्यादा सजेस्टिव और सपोर्टिव रहा है लिटरेचर रिव्यू, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। जबकि आपको पता है कि हमारी मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर भी वेरी रिसेंटली जो है ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस के बारे में जो है बात होती रहती है। इस सिलसिले में भी सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू जो है, क्योंकि आपको प्रीवियस एविडेंसेस को जो है एनालाइज करने और सपोर्ट करने की मदद देता है। ठीक है, सिस्टमेटिक रिव्यू की और डेफिनेशन भी आपके सामने, अगर हम कहें कि जी सिस्टमेटिक रिव्यू अटेम्प्ट्स टू कोलेक्ट ऑल empirical evidence that fits pre-specified eligibility criteria in order to answer a specific research question. It uses explicit systematic methods that are selected with a view to minimizing the bias, thus providing more reliable findings from which conclusions can be drawn and decisions made. Okay, so first thing is the aim of the systematic review is to collect all empirical evidence। okay, मगर उस empirical evidence के लिए भी आप एक प्री स्पेसिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं। यानी आप जब हम बात करते हैं ना कि कौन सी रिसर्च को कौन सिस्टमेटिक रिव्यू एंड नैरेटिव रिव्यू, traditional narrative review had some limitations, and now the systematic review are considered as a good quality reviews. But if we compare them with certain factors, okay, say for example deciding on the review question, so you know that systematic review start with the clear questions to be answered or hypothesis to be tested. Okay, whereas in traditional narrative review, they may also start with a clear question to be answered, but they are more often involve general discussion of a subject with no stated hypothesis. Okay, there might be a certain aim and objective of the narrative reviews, but there are no any hypothesis. Okay, hypothesis से मुराद ये है कि hypothesis आप तब देते हैं जब आपके पास जो है वो क्लियर जो है वो रिलेशनशिप आप आइडेंटिफाई करते हैं वेरिएबल्स के दरमियान में। With regard to the search strategies of or searching for the relevant studies, the systematic reviews strive for to locate all relevant published and unpublished studies to limit impact of publication and other biases. Okay, or they don't usually attempt to locate all relevant literature. So in narrative reviews, normally we don't go behind searching all studies, all relevant studies, whereas in this way, we have to not only consider the published studies, but we have to go for certain unpublished studies as well. Okay.
तो अनपब्लिश्ड स्टडीज से मुराद ये है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखते हैं, मोनोग्राफ लिखे जाते हैं, बुक्स लिखे जाते हैं, या आमतौर पर जो थीसिस लिखी जाती हैं, जो डिसर्टेशंस होती हैं, या समटाइम्स आर्टिकल जो है वो लिखे हुए होते हैं मगर अभी वो पब्लिश नहीं हुए होते हैं, ठीक है। तो उनको भी लोकेट करने की कोशिश की जाती है ताकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो भी रिलेवेंट मटेरियल है हमारे पास वो उसको हम एनालाइज कर सकें, ठीक है। खास तौर पर जब मेटा एनालिसिस होते हैं तो मेटा एनालिसिस तो कोशिश करते हैं कि अनपब्लिश्ड स्टडीज जो हैं उनको भी इंक्लूड करें ताकि क्योंकि एक अगर आप देखेंगे को एक बायसनेस जो है वो ज़रूर मौजूद होती है कि जो पब्लिश्ड स्टडीज़ हैं उनके अंदर जो है वो एक चीज़ नोट की गई है कि वो ज़्यादा कोरिलेशन वैल्यूज़ या ज़्यादा जो है बीटा कोएफिशिएंट वैल्यूज़ रिपोर्ट करते हैं और ज़्यादा पॉजिटिव एसोसिएशंस रिपोर्ट की जाती हैं पब्लिश्ड स्टडीज़ में, और जो अनपब्लिश्ड स्टडीज़ हैं उनमें ये नहीं की जाती। तो एक तो इसका कंक्लूजन ये है कि शायद जो जर्नल आर्टिकल्स हैं वो हमेशा फेवरेबल स्टडीज़ को ज़्यादा जो है वो फेवर करते हैं, या पॉजिटिव जो रिजल्ट्स हैं उनको ज़्यादा फेवर करते हैं, और जो इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करते हैं, उनको पब्लिश नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एक वजह हो सकती है। बल्कि जब आप मेटा एनालिसिस करते हैं तो आप अनपब्लिश्ड स्टडीज़ को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और जबकि आपको पता है कि जो ट्रेडिशनल जो नैरेटिव रिव्यू है ये इस तरह की कोई अटेम्प्ट नहीं करता कि ऑल रिलेवेंट लिटरेचर को इंक्लूड किया जा सके। फिर डिसाइडिंग व्हिच स्टडीज टू इंक्लूड एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, और ये एक्सक्लूजन इंक्लूजन क्राइटेरिया जो है इनका वेल डिफाइंड होता है सिस्टमेटिक रिव्यूज में। दे इन्वॉल्व एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट टाइप्स ऑफ स्टडीज आर टू बी इंक्लूडेड to limit selection bias on the behalf of the reviewer, and the narrative reviews usually don't describe why certain studies are included and others are excluded, ठीक है। और उसके अलावा ये assessing the study quality, और the systematic reviews examine in systematic manner methods used in primary studies and investigate potential biases in those studies and sources of the heterogeneity between study results. They often don't consider differences in the study method or study quality. तो नॉर्मली देखा जाता है कि जो सिस्टमेटिक रिव्यूज हैं वो हर स्टडी को इंक्लूड नहीं करते, मगर उसका मकसद ये है कि हर स्टडी से मुराद ये है कि इनका जो रिलेवेंस का क्राइटेरिया होता है उसमें क्वालिटी को भी देखा जाता है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो ऐसे जर्नल जो ग्रे लिटरेचर का हिस्सा है, और या ऐसी जर्नल जो कि इस तरह की स्टडीज पब्लिश करते हैं जो कि पीयर रिव्यूड ना हो, जस्ट पेड जर्नल्स होते हैं, और उनको फिर जो है ये डिसरिगार्ड किया जाता है, ठीक है। तो खास तौर पर ऐसे जर्नल्स को जो कि पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स को पब्लिश करते हैं तो उन्हीं को ही ये जो है इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अदरवाइज बाकी जो है वो चीज़ों को, खासतौर पर कॉन्फ्रेंस पेपर्स वगैरह को भी जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है, या ऐसे जर्नल जो कि लोअर क्वालिटी के हैं उनको भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है। फिर synthesizing the study results, systematic reviews basically base their conclusion on those studies which are most methodologically sound, whereas in narrative reviews often don't differentiate between methodological sound and unsound studies. What are the characteristics of systematic review? As we discussed earlier, the systematic reviews have very clearly stated objectives with predefined eligibility criteria for studies. They have explicit and reproducible methodology, okay, and they apply the systematic search that attempts to identify all studies that would meet eligibility criteria. And they also assess the validity of the findings of the included studies. Systematic presentation and synthesis of the characteristics and findings of included studies. So how to go ahead with the systematic review? What are the steps involved in conducting systematic review? Okay. Firstly, you have to build a review team. Okay. So it is not the job of a single person. It may be done by more than one person. Yes, a single person can do it as well, but it will involve a lot of effort. Okay. And you have to develop a protocol or plan
what you have to do, and normally people do use a Gantt chart or any time management plan in order to manage the time and frame. Okay, they also, if there are many people, are it means there is a greater team, so they divide the work. Okay. Then you have to formulate a research question, a review question. Okay, कि आपका ओवरऑल क्वेश्चन क्या है, रिसर्च क्वेश्चन क्या है, उसमें आप क्या चीज चेक करना चाहते हैं. ठीक है, किसी भी स्टडीज को आप देखेंगे तो उसके ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चन जो है वो बड़े क्लियर और एक्सप्लिसिट होते हैं, ताकि उनके मुताबिक ये चीजें चेक की जाती हैं. फिर रिसर्च क्वेश्चन जब आप एस्टेब्लिश करते हैं तो उसके बाद ही आप अपना इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं कि इसमें कौन सी स्टडीज आप इंक्लूड करेंगे और कौन सी स्टडीज इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है, फिर आप ये है कि आप लोकेशन ऑफ द स्टडीज, हाउ टू लोकेट द स्टडीज. ओके, यानी कौन सी डेटाबेसेस आप यूज कर रहे हैं स्टडीज के की सर्च के लिए. ठीक है, इसमें मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं और बाज़ कुछ लोग जो हैं साइटेशन एनालिसिस करते हैं या बिब्लियोग्राफिक एनालिसिस करते हैं. ठीक है, और बाज़ जो है कुछ जो डेटाबेसेस हैं जिस तरह साइक इन्फो है और वेब ऑफ साइंसेस है या जो है दूसरे पब्लिक मीडिया है, प्रोकेस्ट है, इस तरह के जो डेटाबेसेस हैं उनको सर्च किया जाता है. ठीक है, तो इसमें से ज़्यादातर डेटाबेसेस जो हैं वो आपको पता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं. तो ये है कि उनमें से आप सर्च करके तो उनकी स्टडीज़ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनको चेक कर सकते हैं. फिर यू हैव टू असेस द स्टडी क्वालिटी. ठीक है, और नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि एक जो है वो एक चेकलिस्ट बना लेते हैं और उसके मुताबिक हर स्टडी को ये चेक करते हैं कि ये क्वालिटी के हिसाब से इसकी क्या रैंकिंग है. ठीक है, क्वालिटी के लिए मुख्तलिफ क्राइटेरिया सेट किए जाते हैं कि आया वो स्टडी जो है उसकी मेथोडोलॉजिकल रिगर कैसी है, थ्योरेटिकल रिगर कैसी है. ठीक है, और डेटा जो सैंपल वगैरह है वो या सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो किस तरीके की है, और जो जर्नल है उसकी क्वालिटी क्या है. ठीक है, और ये सारी चीज़ें वो चेक की जाती हैं. ठीक है, और उसके बाद फिर आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं. डेटा एक्सट्रैक्शन के भी मुख्तलिफ मरहले होते हैं. बाज़ औक़ात जो है जस्ट टॉपिक्स को एनालाइज करके ही चेक की जाती हैं. बाज़ औक़ात एक्सट्रैक्ट के बेस पे भी कुछ स्टडीज़ जो है वो समझे कि इंक्लूड की जाती हैं या शॉर्टलिस्ट की जाती हैं. ठीक है, और या वो फिर बाद में ओवरऑल जो है वो उनकी कुछ वैल्यूज जो है वहाँ से निकालते हैं कि जी आप कोरिलेशन चेक कर रहे हैं, आप जो है कौन सी वैल्यूज में से निकाल रहे हैं तो आपने ले लेनी है. बात ये होता है कि एक स्टडी आपको आपके क्राइटेरिया को फिलअप करती है, मगर जो डेटा आपको चाहिए होता है वो वहाँ में मौजूद नहीं होता. क्योंकि हालांकि जब ज़्यादातर जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में लोग जो है बीटा कोएफिशिएंट्स रिपोर्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अगर आपका जो है मकसद जो है स्टडीज़ का आप रिलेशनशिप को देखना है, इम्पैक्ट को देखना नहीं है, एसोसिएशन को देखना चाहते हैं, तो फिर आप कोरिलेशन की वैल्यूज को चेक करते हैं, न कि बीटा कोएफिशिएंट की वैल्यूज को. ठीक है, तो अगर कोई वैल्यूज मिसिंग होती हैं तो फिर उन स्टडीज़ के लिए जो है ईमेल्स लिखी जाती है और ऑथर्स से रब्ता किया जाता है कि जी हमें इस हवाले से कुछ जो है वो डेटा दे दी जाए, कुछ वैल्यूज दे दी जाए. ठीक है, तो इससे ये होता है कि आप फिर उनको इंक्लूड कर लेते हैं. हाँ, अगर आपको डेटा नहीं मिलती उसकी तो फिर उस स्टडी को आप फिर एक्सक्लूड कर लेते हैं. ठीक है, तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यूज आपको नीडेड हैं और क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं. ठीक है, उसके बाद यू हैव टू एनालाइज एंड समराइज द सिंथेसिस ऑफ रिलेवेंट स्टडीज एंड देन यू प्रेजेंट योर रिजल्ट एंड देन यू इंटरप्रेट द रिजल्ट डिटरमिनिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट. ओके, and most probability you have to give them the you don't want to forget about giving the implication, theoretical and practical implication of your study, and especially the future recommendations for the scholars and the practitioners. Okay, so you have to do it. So in order to have a review team, what you do normally, as we said, it is a teamwork, because it requires a lot of varied skills. So the key skills which are required for selecting a team member is the ability to manage the research projects. Say for example,
the people who are good at leading and coordinating the activities may be well suited for this review team. And then the most probability, the most important factor in selection of the team member is the expertise in the topic. Okay, so expertise might be the methodological in nature, say for example, how to plan, search, managing information, coding, analyzing, synthesizing, and writing. Okay, so these are methodological expertise which must be important. And most probably, one thing is much more important, that is having subscription-based access to different databases. Okay, normally in our countries, you know, the universities don't have the access to these databases. So you have to ensure that you have, or your university, or you have valid access to the databases. Then for coming up to the protocol, you have to see what is the title of your study and what is the context. What is the context and what are the conceptual issues? Okay, your aim and objective, your research question, and your search strategy, and then your inclusion exclusion criteria, and how data will be extracted and analyzed, and how the quality of the studies will be assessed. Okay, so these are the much more important protocols which you have to define well, and then you have to work on those. Okay. In the form of the title, whenever you say the title, you can also name, write the names of the variables. Okay, कि कौन से variables के ऊपर आप काम करना चाहते हैं. Okay? तो ये भी है आपके लिए कर सकते हैं. ठीक है. फिर एक और चीज़ है, हम कहते हैं इसको कि PICO, PICO क्वेश्चंस कंपोनेंट इन मेडिसिन. ठीक है. तो इसमें क्या चीज़ें देखा जाता है? P for the population, it means the patients, say for the demographic factors, socio-economic factors, settings, etc. ठीक है. और आई फॉर इंटरवेंशन, और इंटरवेंशन से मुराद ये है कि आया कोई ड्रग की बात हो रही है, किसी प्रोसीजर की बात हो रही है, या किसी चीज़ की बात हो रही है. अगर हमारे मेडिकल नॉन मेडिकल फील्ड इन मैनेजमेंट साइंस में इंटरवेंशन अगर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में जो किया जाता है, तो वो जो है इंटरवेंशन ही है कि आपका एक्सपेरिमेंट है, ट्रेनिंग है, क्या चीज़ें हैं. और सी फॉर द कंपेरिजन इन अल्टरनेटिव्स टू कंपेयर विद इंटरवेंशन or placebo or active, or O for outcome, what are the improvement, effect and measure, etc. Okay. अगर इसके एग्जाम्पल को अगर हम देखें कि मिसाल के तौर पर you are going to work for the conceptual framework for the treating the fever. Okay. तो उसमें आपकी पॉपुलेशन क्या हो सकती है? Say for example, children aged 1 to 15 years with the fever of the presumed infectious origin. Fever is defined as a temperature of 37.5 degrees centigrade or more, ठीक है, और 38 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर. ठीक है. ये यानी कि बॉडी टेम्परेचर के बारे में जो है 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ऑक्सिलरी अगर आप चेक करते हैं तो वो 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड है. ठीक है. फारेनहाइट में 98 पॉइंट समथिंग आता है. ठीक है. इंटरवेंशन आपका कौन सा है? आप ड्रग इंटरवेंशन है, से फॉर एग्जांपल यू वांट टू सी द पैरासिटामोल, और उसके बारे में आप चेक करना चाहते हैं. फिर कंपेरिजन क्या है? आप उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? आप जो है वो जो प्लेसबो और फिजिकल मेथड से कंपेयर करना चाहते हैं, जिस तरह स्पॉन्जिंग है, बाथिंग है, फैनिंग है, कि आप जो है दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं कि अगर टेम्परेचर जो है वो पैरासिटामोल से कितनी जल्दी रिकवर होता है या डिक्रीज होता है, और जो फिजिकल मेथड है उनसे कितनी जल्दी होता है. ठीक है. आउटकम आप क्या चेक करना चाहते हैं? योर रिटर्न टू द टेम्परेचर टू नॉर्मल इन लेस देन 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड. और उसके बाद फेब्राइल कन्वल्शन आफ्टर ट्रीटमेंट स्टार्टेड, और एसोसिएटेड सिम्टम्स मिसाल के तौर पर कौन से हैं? उसके अलावा डिस्कम्फर्ट है, शिवरिंग है, चिल्स है, एनोक्सिया है, वोमिटिंग है, इरिटेबिलिटी है, हेडेक है, और मियाल्जिया है. ठीक है. और ये एसोसिएटेड इवेंट्स हैं. कुछ इवेंट्स इसमें एडवर्स इवेंट्स भी हो सकते हैं, जिस तरह केयर गिवर्स डिससेटिस्फैक्शन या इस तरह की जो चीज़ें. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसको आप चेक करना चाहते हैं. ठीक है. तो इसके सैम्पल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर उसके अलावा अगर कोई चीज़ हम चेक कर रहे हैं तो आपके रिसर्च क्वेश्चन मिसाल के तौर पर आपके क्या हो सकते हैं कि ये प्लेसबो के अलावा अगर आप बात करें, तो जब भी हम
बात कर रहे थे ना कि प्रोटोकॉल में कि आपके रिसर्च क्वेश्चन होने चाहिए, तो रिसर्च क्वेश्चन आपके बड़े स्पेसिफिक होने चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर इन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन does the use of clicker technology in classroom improve learning outcomes, ठीक है। Are antiseptic washes more effective than non-antiseptic washes at preventing uh, nosocomial infections in patients undergoing surgery? Are mass media or school-based, community-based interventions more effective in preventing smoking in young people? ठीक है। और अगर आप वेरिएबल बेस की बात करते हैं, मिसाल जी, जो नेक्स्ट बात है वो है कि जी इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की, और इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डिफरेंट स्टडीज के डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। और कि आप कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड करें, ये एज पर योर रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी स्टडी के यहाँ पे दिए हुए हैं कि उन्होंने जो बात करनी थी वो वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बात करनी थी, डोमेस्टिक वेस्ट के ऊपर बात करनी थी। तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ उन स्टडीज़ को इंक्लूड करेंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी, ठीक है। यानी any other study, any study which has published which has been published in any other language other than the English will not be included, okay? और फिर उनका जो बेस्ट होगा कि वो सिर्फ यूके बेस्ड स्टडीज होंगी कि जी जिन्होंने सिर्फ यूके का डेटा को इंक्लूड किया होगा, और ये बुनियादी तौर पर डोमेस्टिक वेस्ट या हाउस होल्ड वेस्ट या स्ट्रीट और की कर्व साइड स्टडीज जो है उनको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो जो है ये वेस्ट की भी जो टाइप्स हैं उसकी बात की गई है। आमतौर पर जब भी आप बात करते हैं कि जो है आपके वेरिएबल्स कौन से हैं, ठीक है। इन्होंने कहा जी डोमेस्टिक वेस्ट है, हाउस होल्ड से रिलेटेड वेस्ट है, और उसके अलावा जो वेरियल्स हैं उनके ऊपर बात हो रही है, किस लेवल के वेरियस के ऊपर आप बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, फिर जो नेक्स्ट है वो होता है, हमेशा देखें लैंग्वेज के बारे में चीज़ें होती हैं, जोग्राफिकल एरिया के बारे में आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया होता है, और आपने वेरिएबल्स के बारे में अपना जो इंक्लूजन क्राइटेरिया देना होता है। उसके बाद फिर आप देते हैं टाइम स्केल, व्हाट इज द टाइम पीरियड व्हिच योर स्टडी इज कवरिंग, से फॉर एग्जांपल 2001 टू 2008। नॉर्मली जो है वो 10 इयर्स का या का टाइम पीरियड होता है, 10 टू 15 इयर्स का। अगर कोई रिसेंट फिनोमेना है तो आप उसमें जितना आपके पास फिनोमेना उसमें आप कर सकते हैं। आप कोविड की बात कर रहे हैं तो कोविड के ऊपर तो स्टडीज 19, 20 और 21 के अंदर ही आई होंगी, ठीक है। और वो भी एक पर्टिकुलर इसमें लिहाजा आपको कोई अगर 10 साल का लिटरेचर कोविड के ऊपर लेंगे तो वो तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपका है पेंडेमिक है, आप पेंडेमिक पे बात करना चाहते हैं तो पेंडेमिक जो है वो बाद में पहले भी आई है, तो उनके ऊपर भी आप बात कर सकते हैं। और मिसाल के तौर पर इबोला आया था किसी दौर में, और किसी और जो पेंडेमिक्स आई हैं तो उनके ऊपर भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ आप कोविड की बात करते हैं तो कोविड का जो जितना भी स्पेन ऑफ टाइम है आप उसको उस हिसाब से इंक्लूड करेंगे। तो बड़ा टाइम स्पेन देना जरूरी होता है। फिर लिटरेचर के वेदर आप ग्रे लिटरेचर को इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें आपने शामिल करनी होती हैं, ठीक है। ग्रे लिटरेचर से मुराद है कि ऐसी रिपोर्ट जो कि किसी साइंटिफिक और एकेडमिक जो है वो राइटिंग में नहीं आई हैं, और वो नॉन एकेडमिक जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं तो उनके ऊपर आप इंक्लूड करें या नहीं करें। क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट लेवल की रिपोर्ट्स जो है वो भी मौजूद होती हैं, तो उनको भी लोग इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि वहाँ से भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। मगर जो हमारे जो एम्पिरिकल स्टडीज़ हैं ज़्यादातर जो है वहाँ पे हम इस्टेब्लिश लिटरेचर को ही इंक्लूड करते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग जो है ग्रे लिटरेचर को नहीं इंक्लूड करते, ठीक है। तो ये आपकी ऊपर है कि आप किस लिटरेचर को ले रहे हैं और किसको नहीं ले रहे हैं, सही है। उसके बाद जो अगली जो बात आती है कि आपने कहाँ से चीज़ें लेनी है, कौन से डेटाबेस लेने हैं। अगर आप गूगल स्कॉलर को ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो सर्च कैटेगरी है बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, क्योंकि गूगल स्कॉलर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ को ले जाता है, खासतौर पर ग्रे लिटरेचर को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। जब आप ग्रे लिटरेचर इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर आप गूगल स्कॉलर के ऊपर भी वो कर सकते हैं, क्या नाम है, डिपेंड कर सकते हैं। अदरवाइज फिर एक और चीज़ भी होती है कि जो रेफरेंस लिस्ट होती है, हमेशा एक आर्टिकल आपके पास सामने आ जाता है, उसकी जो रेफरेंस लिस्ट है वो भी एक किस्म का आपके पास जो है वो इंक्लूड आप कर सकते हैं, क्योंकि की जो स्टडीज़ हैं और उन्होंने जिन जिन स्टडीज़ को मतलब है कि रेफर किया हुआ है तो वो सारी स्टडीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं या उनको आप एनालाइज कर सकते हैं।
एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है? अब जो चीजें इंक्लूजन क्राइटेरिया को मीट नहीं करती हैं वो आप एक्सक्लूड कर देंगे, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो जो यहाँ से आप वो चीजें बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर टाइम फ्रेम के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, या स्टडी वेरिएबल के हिसाब से जो चीजें मेजर नहीं करती हैं, क्वालिटी के हिसाब से जो चीजें आपके मैच नहीं करती हैं, आप उनको एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, अब आती है बात के लिटरेचर को सर्च कैसे कर रहे हैं। ठीक है, बुनियादी तौर पर आपने सबसे पहले तो मेजर कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करना है कि आपके मेजर कॉन्सेप्ट कौन से हैं, फिर आपने वहां पे आना है कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है, कि स्पेशल कीवर्ड्स आपने आइडेंटिफाई करनी है, और फिर कीवर्ड्स को बुनियादी तौर पर आपने सिनोनिम्स के हिसाब से भी चेक करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूर हैं। बाज़ तो स्पेलिंग की मिस्टेक, स्पेलिंग की जो डिफरेंसेस हैं उनको भी आपने इंक्लूड करना होता है। मिसाल के तौर पर कहीं बिहेवियर में यू आता है, कहीं नहीं आता। ठीक है, क्योंकि वो यूके और इंग्लिश की अपने यूएस की इंग्लिश में कुछ वेरिएबल्स के नाम या टर्म्स के नाम हो या स्पेलिंग के ऊपर डिफरेंस होता है, तो आपने सारी टर्म्स को इंक्लूड करना होता है। ठीक है, फिर आपने ये बुनियादी तौर पर ये चीज़ चेक करनी है कि उसको आप किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं और कंट्रोल वोकेबलरी आप यूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स के लिए आपके पास बुलियन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, स्ट्रिंग को, ट्रंकेशन को, प्रॉक्सिमिटी को यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके तहत हम साथ बुलियन ऑपरेटर से मुराद ये है कि आप जो है वो इन्वर्टेड कामास देते हैं, फिर एंड लगाते हैं, फिर इन्वर्टेड कामास लगाते हैं। तो ये मैं आपको गूगल पे सर्च करके बताऊंगा कि किस तरीके से जो है वो बुलियन ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं। फिर आपने ये देखना है कि कहाँ से आपने स्टडी करनी है। सच स्टडी आपकी जो है वो डिफरेंट डेटाबेसेस में हो सकती है। फिर साइटेशंस जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप साइटेशन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें। से फॉर एग्जाम्पल आप एंड नोट सॉफ्टवेयर यूज करें, या आप जो है कोई और सॉफ्टवेयर जो है वो यूज करें जिसमें मेनली है रोटेरो है, या इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपने फिर क्या करना है, अपनी इस सारी स्टडी को आपने डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, उसमें डेटाबेस के नाम आ जाए, डेटा ऑफ सर्चिंग आ जाए, और नंबर ऑफ रिजल्ट्स आ जाए। सर्च के आपने क्या करना है, अपनी सर्च की डॉक्यूमेंट करना है। ये चीज़ें ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर गूगल को आपने सर्च किया तो किस डेट पे, किस टाइम फ्रेम पे आपने सर्च किया, और कौन से कीवर्ड के हिसाब से कितनी रिजल्ट सामने आई। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें डेट टाइम फ्रेम देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपकी स्टडी पब्लिश हो रही होती है तो उस वक्त हो सकता है कि अगर कोई बंदा सर्च करे तो फिर ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो वेरी रिजल्ट्स आ सकती है। तो सर्च रिजल्ट के लिए टाइम फ्रेम का लेना बहुत ज़रूरी होता है। लिटरेचर के सोर्सेज कौन से हैं? कुछ डेटाबेसेस जो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस हैं, कुछ जर्नल हैं, कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। ठीक है, जनरल डेटाबेसेस जैसे गूगल स्कॉलर जो है वो जनरल डेटाबेसेस है, और पब मीडिया या इस तरह की जो है वो क्या नाम है, पबमेड। पबमेड जो है वो मेडिकल से रिलेटेड जो है वो स्टडीज को ज़्यादातर हाउस करता है। ठीक है, और कुछ स्टडीज ऐसी हैं जो कि कुछ मिसाल के तौर पर प्रोक्वेस्ट है, वहाँ पे ज़्यादातर आपको थीसिस और डिसर्टेशन मिल जाती हैं। ठीक ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं कि आपने अपने हिसाब से देखना है। साइक इन्फो है, ज़्यादातर साइकोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल्स आपको वहाँ से मिलते हैं। ठीक है, या बिहेवियरल स्टडीज़ के बारे में आपको मिलते हैं। तो आपने कौन से हैं जो कि जनरल है या सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, पहले तो आपने ये डेटाबेस देखने। फिर एक चीज़ मैंने आपको बताया कि कुछ लिटरेचर ऐसा होता है जो जिसको हम कहते हैं ग्रे लिटरेचर, जो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हैं, थीसिस, रिपोर्ट्स, वेबसाइट्स वगैरह, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वेब पेजेस के ऊपर, या इस तरह की जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती है, ये ग्रे लिटरेचर में आती है। ग्रे लिटरेचर इन सेंस कि ये जो नॉन एकेडमिक साइट्स होती हैं, बुनियादी तौर पर होता क्या है कि अब जो बुनियादी डिफरेंस है वो है पीयर रिव्यूज का। ठीक है, जो एकेडमिक लिटरेचर्स हैं या एकेडमिक जो जर्नल्स हैं, ये जब भी कोई स्टडी पब्लिश करते हैं तो वो इसमें पीयर रिव्यू का कॉन्सेप्ट होता है। पीयर रिव्यू से बात ये है कि अगर आप एक ऑथर हैं, आपने एक आर्टिकल लिख के उनको भेजा है, तो वो 2 से 3 जो है वो रिव्यूअर्स को वो भेजते हैं जो कि आथर ब्लाइंड होते हैं। आथर ब्लाइंड से मुराद क्या है कि उनको पता नहीं होता कि उस स्टडी का ओरिजिनल आथर कौन है। ठीक है, तो उस आथर ब्लाइंडनेस को मेंटेन करने के लिए वो जर्नल हो सकता है कि आपको ये कहे कि आप आथर इंफॉर्मेशन रिमूव कर दें,
और न सिर्फ टाइटल पेज में से भी इंफॉर्मेशन रिमूव करते हैं, मगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी स्टडीज़ जो कि दरमियान में मौजूद होती हैं, जो कि लीड कर सकती हैं कि जी ये स्टडी जो है वो इस आथर की है, तो इस किस्म के भी रेफरेंसेस आपको निकालने पड़ते हैं और बाद में आप वो उस तरह के रेफरेंसेस दे सकते हैं। तो बात ये हुई कि आपने, ये तो हो गया ग्रे लिटरेचर के बारे में। फिर बाज़ जो है ब्राउजिंग इश्यूज आते हैं कि टॉपिकल जर्नल्स के, कि आप किस तरीके से उनको ब्राउज करते हैं अपने मुख्तलिफ किस्म के जर्नल्स को। और इसमें बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड साइटेशंस ऑफ मोस्ट रिलेवेंट आर्टिकल्स। बैकवर्ड और जो फॉरवर्ड साइटेशन ने मुराद किया है कि देखें एक लिटरेचर एक आर्टिकल ऐसा है जो कि मिसाल के 2000 में पब्लिश हुआ है, अब तक उसको कितने लोगों ने साइट किया है, ठीक है, ये उसकी फॉरवर्ड साइटेशन का रूल है। और मिसाल के तौर पर अगर उसको 1000 लोगों ने साइट किया है, तो इसका मतलब है 1000 स्टडीज और हैं जिन्होंने इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर किसी न किसी तरीके से काम किया है, ठीक है। तो उन स्टडीज को आप मतलब कर सकते हैं। बैकवर्ड साइटेशन ये है कि उस आर्टिकल के अंदर कौन कौन से पेपर्स को साइट किया गया है, तो उन स्टडीज को भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी जो चीज़ है वो है कि कन्वर्सेशन विद एक्सपर्ट्स इन द फील्ड। हाँ, ये है कि आप उस पर्टिकुलर एरिया में देखेंगे, किसी भी एरिया को आप ले जाएं तो उसमें आप देखेंगे कुछ की रिसर्चर्स ऐसे होंगे और जिन्होंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ होता है, तो उन लोगों से भी आप कन्वर्स कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वो आपको फर्दर उस सिलसिले में कुछ गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं या कुछ मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो सर्च की जाती है वो सब्जेक्ट ये जो है किसी डेटाबेसिस को, और उसके बाद जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड साइटेशंस को भी जो वो चेक किया जाता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स में आ जाए, मिसाल के तौर पर देखें सिंप्लीफाइड सर्च स्ट्रेटजी। सर सर जी जी सर हमारा को कर ले, वो मैसेजेस कर रही है। भाई, मेरे पास तो उसकी कोई रिक्वेस्ट नहीं पड़ी हुई, ठीक है। सर हमारा की आपके पास रिक्वेस्ट नहीं आई है? वो ग्रुप में भी कह रही है। नहीं, भले ही कहती हो, मगर मेरे पास हमारा की कोई हमारा की नहीं आई है, रिक्वेस्ट ही नहीं है। उसको कहें कि आप, वो पता नहीं कौन सी खोल के बैठी हुई मीटिंग, उसको कहें कौन सा लिंक खोल के बैठी है, ओके। स्टडी सिलेक्शन का मरला होता है कि उसमें आप ये चेक करते हैं कि जी वेदर दिस पेपर वुड बी रिट्रीव्ड और नॉट, और इट इज बेटर टू एटलीस्ट appoint 2 persons to assess the studies and the selection criteria, and then they have to check whether there is a need to include this study or not, ठीक है। और उसमें मैंने कहा ना कि टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट को सबसे पहले मतलब इनको चेक किया जाता है, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि ये ठीक है तो फिर आप उसको रिट्रीव करते हैं और पूरे फुल टेक्स्ट को आप स्कैन करते हैं, ठीक है। अभी कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर भी आए हैं जो कि आपके फुल टेक्स्ट को जो है वो एनालाइज करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। और वो देखे जाएंगे कि किस तरीके से उनको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये एक फ्लो डायग्राम है, इसको प्रिज्मा फ्लो डायग्राम कहा जाता है। और क्या नाम है, इसमें आपने ये चेक करना होता है कि किस तरीके से आप इसको करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेजेस हैं। फर्स्टली द आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड आइडेंटिफाइड थ्रू डेटाबेस सर्चिंग। आप इन डिफरेंट डेटाबेसेस को सर्च किया, मिसाल के तौर पर डेटाबेस ए बी सी, और ए बी सी डेटाबेस से कितनी कितनी जो है वो रिकॉर्ड्स आपको मिले, आपने वो देख रहे हैं। और नंबर ऑफ एडिशनल रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाइड थ्रू अदर सोर्सेज। डेटाबेसेस हटकर, जिस तरह आपने बैकवर्ड साइटेशन या फॉरवर्ड साइटेशन यूज की है, या पेपर्स की जो है रेफरेंस के हवाले से चेक की है, या आपको कुछ लोगों से, एक्सपर्ट से स्टडीज का जो पता चला है, तो वो अदर जो रिकॉर्ड है, अदर सोर्सेज का रिकॉर्ड कौन सा है, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल आपके पास रिकॉर्ड्स कौन से आ जाएंगे। मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब आप एक के बाद दूसरा जो है डेटाबेस चेक करते हैं, तो हो सकता है कि एक स्टडी जो है वो डुप्लीकेट हो जाए, रिपीट हो जाए, पहले भी आ गई और बाद में भी आ गई, ठीक है। तो उन डुप्लीकेट्स को आपने क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपके पास एक फाइनल सैंपल आ जाएगा कि कितने रिकॉर्ड्स आपके पास आ गए, ठीक है। तो ये वो रिकॉर्ड है जो कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपने स्क्रीन किए हैं, और उसमें से फिर आपने वो कुछ एक्सक्लूड कर देने, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग क्राइटेरिया को यूज करते हुए, तो आपने उसमें से माइनस कितने किए, और वो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एक्सक्लूडेड। देन नंबर ऑफ फुल टेक्स्ट आर्टिकल असेस फॉर एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं, पहले तो आपने एक्सक्लूड किया टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट को मद्देनजर रखते हुए और इंक्लूजन
एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए आपने स्टडीज को निकाल दिया, फिर आपने फुल टेस्ट को इंक्लूड किया। फुल टेस्ट को इंक्लूड करने के बाद हो सकता है कि आप कुछ आर्टिकल जो है वो उनको एक्सक्लूड करें, मगर जब आप फुल टेस्ट को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो देन यू हैव टू गिव द रीजंस व्हाई, ठीक है, यू आर एक्सक्लूडिंग दोज रीजंस, और यू वेदर दोज फुल टेस्ट आर matching your inclusion exclusion criteria or not. Okay, so as per your inclusion exclusion criteria, you have to justify the exclusion of a particular number of the full text articles. So now after these inclusion exclusion, you have the actual number of studies which are to be included in qualitative synthesis. Okay, and how much studies whether you have included in quantitative synthesis, that is the meta-analysis। ठीक है, अगर आप मेटा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ही जो है वो आ जाते हैं। तो क्या हुआ, 4 स्टेजेस हैं, आइडेंटिफिकेशन, स्क्रीनिंग, एलिजिबिलिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, ये 4 चीजें आपने चेक करनी है। अब यहाँ पे देखें मिसाल के तौर पर कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस पेपर्स फाउंड थ्रू सर्चिंग इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस पर इतने 14,271। ठीक है, तो आपने जो है वो क्या किया कि फर्दर 168 आर्टिकल जो है आइडेंटिफाइड, वो किस तरह के ये इन दूसरों से कुछ एडवाइजरी ग्रुप से, कुछ जो है हैंड सर्चिंग ऑफ जर्नल से। ठीक है, आपने कुछ जर्नल्स के ऊपर चले गए, वहाँ से आपने सर्च किया लेटेस्ट उस एरियाज के। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपका 5 साल का है और आप वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर जो है बड़े लिमिटेड जो है वो जर्नल्स मौजूद हैं। उनमें आपने उन 5 साल के अंदर उनके सारे इश्यूज को चेक कर लिया कि कहीं ऐसी स्टडी तो नहीं है जिसने उस एरिया को मतलब है कि उसके ऊपर पब्लिकेशन की हुई हो। तो ये नंबर और ये नंबर मिला के टोटल नंबर आपके पास इतना आ गया, और उसमें से आपने एक जो है वो कुछ आर्टिकल्स एक्सक्लूड किए। जो एक्सक्लूड किए वो टोटल आर्टिकल्स इतने हो गए। मतलब क्यों एक्सक्लूड किए, उसमें से कुछ हो सकता है कि रिकॉर्ड डुप्लीकेट हों, कुछ रिकॉर्ड ऐसे हों जिनका वो टॉपिक के मुताबिक ना हो। ठीक है, और जो कि एम्पिरिकल ना हो, या जिनकी एज जो है उसके साथ मैच ना करती हो, या पार्टिसिपेंट की एज या स्टूडेंट के हिसाब से मैच ना करती हो, या वो स्टडीज जो है फॉर्मल एजुकेशन एनवायरनमेंट में नहीं है, जो भी आपके इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के मुताबिक। ठीक है, फिर आप इंक्लूड करते हैं पोटेंशियल आपके पास कितने इंक्लूडेड हैं, उनमें से कितने जो है वो आप ट्रेन कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते। बाद आपके पास एक्सेस नहीं होती या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो फुल डॉक्यूमेंट आपने कितने स्क्रीन किए, उसमें से डॉक्यूमेंट जो फुल डॉक्यूमेंट में से कितने आपने जो है वो एक्सक्लूड किए। उसमें से भी कुछ डुप्लीकेट भी हो सकते हैं या टॉपिक के मुताबिक नहीं है, या जो भी आपने क्राइटेरिया रखा हुआ है। फिर कीवर्ड्स के मुताबिक आपने इंक्लूडेड इन कीवर्ड पेपर्स फॉर द मेल और इंक्लूडेड इन द न्यू इंक्लूजन क्राइटेरिया ऑफ डेटा स्टडी। इन टोटल आपके पास कितने आ गए। अब ये देखें, इतने 14,225 में से हो सकता है आप सिर्फ 25 आर्टिकल जो हैं वो उनको इंक्लूड करें और उनके ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है जिसके अंदर ये समराइज करने का और शॉर्ट लिस्टिंग का, ये आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए और बड़ा जस्टिफाइड होना चाहिए, ताकि आपके पास पता हो कि आप कौन सा जो है वो चीज़ें कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इशू है द असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द स्टडीज। और you have to choose an appropriate checklist related to the study design, and it is better to use more reviewers और उसमें फिर क्या करते हैं कि हमने इंटर रिव्यूअर रिलायबिलिटी भी चेक करनी होती है। ठीक है जी, तो ये एक चेकलिस्ट है, और वो कौन सी है, मिसाल के तौर पर आप टाइटल के ऊपर आप चेक करते हैं तो ये आपके पास नंबरिंग का क्राइटेरिया है कि इनएक्यूरेट है या कंसाइज नहीं है, या एक्यूरेट है कंसाइज है। ठीक है, अगर आप समझते हैं टाइटल एक्यूरेट है तो आप उसको 1 देते हैं, नहीं है तो 0 देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट के हवाले से आप चेक करें कि बैकग्राउंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडिंग डिटेल्स ये चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है। ठीक है, एक्यूरेट हैं और इनएक्यूरेट हैं, पॉसिबली एक्यूरेट हैं या क्लियरली एक्यूरेट है। 0, 1, 2 आपने दे दिया। इंट्रोडक्शन के ऊपर इस तरीके से, फिर आपने दूसरी ऑब्जेक्टिव प्राइमरी सेकेंडरी मेथड्स के ऊपर, और दूसरे जो है स्टडी डिज़ाइन के ऊपर, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स के ऊपर, या मुख्तलिफ किस्म के आपके पास जो है वो इनकी आप नंबरिंग करते हैं। फिर जब आप ये चीज़ें करते हैं ना कि
अगर आप ज़्यादा राइटर्स यूज़ करते हैं, मतलब 4-5 राइटर्स यूज़ करते हैं, फिर आप उनकी एवरेजेस चेक कर लेते हैं कि जिसको मार्क्स ज़्यादा मिले ना, ठीक है। डेटा एक्सट्रैक्शन क्या है? यू हैव टू थिंक अबाउट what data you need to extract from included studies to answer the questions. You have to pilot a drop data extraction form, say for example this one. Okay, this is the data extraction form. जिस तरह हमने आपको दी थी फैक्ट शीट, ये भी एक किस्म का डेटा एक्सट्रैक्शन फॉर्म होता है। तो उसमें आप जो है वो अपनी स्टडीज़ के बारे में चेक कर लेते हैं चीज़ें, ठीक है। उसी डेटा एक्सट्रैक्शन फॉर्म के मुताबिक आप डेटा को वहाँ पे इनपुट करते हैं और वो फैक्ट शीट सिस्टम जो है आपको बता देगा जी ये चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है, ठीक है। और फिर आप डेटा को सिंथेसाइज करते हैं, रिजल्ट्स को आप आइडेंटिफाई करते हैं, उनको आप पढ़ते हैं और चेक करते हैं, नोट करते हैं और उनको आप उसमें से थीम जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू का फॉर्मेट होता है जिसके तहत आप अपना काम करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से आपने काम किया और क्या किया, क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जी